ईरान में क्या है मौजूदा हालात और ईरान अमेरिका जो तनाज़ा है उसके बीच कश्मीर में किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, साथ ही साथ कश्मीर में कहां पर आतंकवाद ने अपनी एक बार फिर से मौजूदगी का एहसास कराया है और कैसे उसे दिया जा रहा है मुंहतोड़ जवाब। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचते हैं, इसकी क्या तफसीलात हैं, क्या इसकी असल इसमें वजह है। साथ ही साथ जो कश्मीरी पंडित लगातार अब अपनी मांग को लेकर के आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनकी इस खबर के पीछे क्या है सच्चाई। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिस पर हम खासतौर से चर्चा करेंगे और ख़ास तौर से बर्फबारी को लेकर के अपडेट क्या है इस पर भी होगी हमारी बातचीत। आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 में और आप देख रहे हैं हमारा खास शुमारा जिसका नाम है खबर की तह तक। तो आज खबर की तह तक में मैं और मेरे साथी शौकत अहमद लोन हम मौजूद हैं एक बार फिर आपके साथ। और सबसे असल बात यह है कि कुछ ऐसी खबरें हैं जिसने न सिर्फ ये कि पूरी दुनिया बल्कि ख़ास तौर से उसका ताल्लुक़ भारत और जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि जिस तरह ईरान के ऊपर से जो जंग के बादल अभी मंडरा रहे हैं, पूरी तरह से जंग के बादल छटे नहीं हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ है या जो उनके बयानात आ रहे हैं उनमें काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है, उस स्टैंड में कुछ तब्दीली है, लेकिन क्या ये तब्दीली कुछ स्ट्रैटेजिक तब्दीली है, उसका ये नतीजा है? तो क्या ख़ामनेई को लेकर के अगर जो वहाँ के सद पज़ेश्कियान जो बयान देते हैं कि किसी भी तरह का कोई हमला जो रूहानी पेशवा है, रूहानी लीडर है, उन पर अगर हमला है तो वो पूरे मुल्क पर हमला माना जाएगा, इन तमाम चीज़ों के बीच में हकीकत क्या है और किस तरह से ईरान में जो अभी मौजूदा हालात है उसका असर जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर से करगिल में या कश्मीर के बेशतर हिस्सों में जो बडगाम में शामिल है वहाँ पर लोग सड़कों पर आ रहे हैं, तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई, खबर के तहत माध्यम से बातचीत करेंगे। शौकत, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, जानना क्या है कि हम लोग उस पर बातचीत करें ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं उनके ज़हन में काफ़ी सवाल रहता है कि क्या माना जाए, ईरान के ऊपर जो जंग का ख़तरा था उसको ईरानी कौम, ईरानी अवाम के हौसले ने ही कहीं ना कहीं उस ख़तरे को टाल दिया है या अभी ये ख़तरा जो है, बादल जो है वो मंडरा रहा है? देखिए, कई सारी चीज़ें यहाँ हमको समझने की ज़रूरत है। एक ये कि इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, उसके बावजूद अभी मुझे लगता है आयतुल्लाह खामनेई जो है उसके खिलाफ उस तरह से वो एक ओपिनियन मुझे लगता है कि नहीं बन पाया है जिससे हम ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी उससे मुंसलिक हो गई है। तो कहीं ना कहीं अभी हमने जैसे देखा कि कश्मीरी जो स्टूडेंट्स या बाकी लोग जो ईरान से वापस आए उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, एक तबका एक कर रहा था एहतजाज, कुछ उनके भी रिजर्वेशन थी, कुछ उनके भी जो है मुतालबात थे, लेकिन मेजॉरिटी अभी वहाँ इस्लामी इनकलाब के साथ है। एक चीज़। दूसरी चीज़ यही कि जैसे हम बोल रहे हैं कि क्या जंग के बादल छट गए या हैं मंडरा रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, अगर अमेरिका ने मन बनाया होगा कि नहीं, हमको ईरान पे हमला करना ही है, खासकर ट्रंप जो यूजुअली देखा गया अगर उनने कुछ मन बना लिया तो वो करके ही रहते हैं, तो मुझे लगता है अगर उनने वो मन बनाया होगा तो वो शायद करके ही रहेंगे। लेकिन ईरान पे हमला करना इतना ईजी नहीं होगा। अभी जैसे कि ईरान इसराइल जंग हो गई थी, उस वक्त जिस तरह से इसराइल को मजबूत समझा जाता था, उनका एयर डिफेंस, उनके मिसाइल, उनके बाकी वेपन्स या और भी चीज़ें हैं, उसको ईरान ने किस तरह एक्सपोज किया, तोड़ दिया। आयरन डोम उसका काफ़ी चर्चा में आया था। हाँ। और पूरा आयरन डोम को जो है उसकी जो सुरक्षा की जो सलाहियत उसको तहस नहस कर दिया था ईरानी मिसाइलों ने। वो सब चीज़ें अब जो भी ईरान के बारे में सोचेगा इस तरह का, उसको पहले सोचनी पड़ेंगी कि ये सब चीज़ें। तीसरी चीज़, जो गल्फ़ कंट्रीज़ और जो कुछ अरबियन कंट्रीज़ है जो यूजुअली अमेरिका की हिमायती रही हैं, अमेरिका की सपोर्टर रही है, वो भी इस मामले में, ईरान के मामले में अमेरिका को उस तरह से सपोर्ट नहीं दे रहे हैं जिस तरह से वो शायद चाहता था। और वो डिप्लोमेसी पे ज़्यादा सऊदी अरब हो, कतर हो, ओमान हो, ये कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली इस मसले का हल तलाश किया जाए। और यहाँ यही चीज़ भी है कि ये भी बातें हैं, ये भी एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान जो है इसराइल के खिलाफ जंग के बावजूद भी उसने अपना मिसाइल बनाने का प्रोग्राम या यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम जारी रखा है और उसमें उसको बहुत सक्सेस मिली है। तो इतना इजी नहीं होगा अमेरिका के लिए, अगर वो सोचेगा कि नहीं छोटी मोटी कंट्री है, ऐसा शायद मेरे ख्याल से कोई गलतफहमी होगी, गलत मेरे ख्याल से डिसीजन ही होगा अगर वो इतनी जल्दबाजी में कोई हमला कर लेते हैं तो। और शौकत, असल में क्या है, देखिए दो तीन ऐसी जो डेवलपमेंट्स हैं जिसको मैं कहूँगा आलमी पैमाने पर आप देखें जो कहीं ना कहीं अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि वो अपना कदम पीछे हटा लें। उनमें से जैसा भी आप बातचीत कर रहे थे, एक तो ये कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो राय आमा होती है, खुद ईरानी अवाम
को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि वो सड़कों पर है और वो खामने का तख्ता पलट करना चाहते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं एक तरह से वो कमजोर पड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, वो नैरेटिव कमजोर वो पड़ उस तरह से साबित नहीं हो पाया। ठीक है, वो साबित नहीं पाया। दूसरा आप देखिए, वेनेजुएला पर जो उन्होंने एक्शन लिया था अमेरिका ने, उसके बाद खुद अमेरिकी अवाम में जो गम और गुस्सा देखा गया। एक फ्रंट है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के मामले में अमेरिका की जो मंशा है उसके खिलाफ खुद यूरोप की कई मुल्क आए हैं। बिल्कुल, नेटो का कंट्रीज खुल के उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर नेटो नहीं रहेगा। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें ये भी हैं जो इंटरनल यूएस में, अमेरिका में हालात चल रहे हैं, जो नेटो का मसला हो रहा है, ग्रीनलैंड का, क्यूबा का, ये जो चल रहा है, इस सब में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर अमेरिका अलग थलग ही ना पड़ जाए। आप ये देखिए ना, फ्रांस, जर्मनी और कई देश उन्होंने बाकायदा अपनी फौजें भेज दी हैं ग्रीनलैंड। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी फौजियों को उतार दिया है ग्रीनलैंड। हालांकि वो कुछ और रीजन बता रहे हैं, लेकिन एक मैसेज जाता है, क्लियर मैसेज है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मैसेज से ये बात क्लियर हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उनकी फौजों की तैनाती से अमेरिका कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन है। बिल्कुल कन्फ्रंटेशन तो है। क्या ये वजह माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक साथ कई महाजों पर घिरते नजर आ रहे हैं? दूसरा आपका गजा वाला मामला तो है ही। बिल्कुल, वो भी है ही। हाँ, कई सारे महाज तो हैं, फिर उनको उस तरह से जो पॉलिसीज अभी ट्रंप इख्तियार कर रहे हैं आलमी उमूर को लेके, उस तरह से उनको अपने अवाम का उसमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अपने अलायंस का उनको उस तरह में सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका जो है मिशन जो है, या जो भी आप बोलिएगा, तो वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। तो अभी आप कह रहे थे कि बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स या और भी जो कश्मीरी लोग वहाँ थे ईरान में, वो वापस आए हैं अभी, चूँकि ईरान से आने का सिलसिला जारी है और वहाँ से इवैक्यूएशन कह लें या जो एहतियाती तदाबीर कह लें, तो लेकिन ये हमने देखा कि कश्मीर में, करगिल में, कश्मीर के कई इलाकों में ज़बरदस्त जो है वो प्रोटेस्ट हुआ अमेरिका के ख़िलाफ़ और ख़ामनेई के हक़ में। तो इस तरह के का इससे भी एक इशारा ये भी मिलता है कि कहीं ना कहीं दुनिया के पैमाने पर भी ईरान के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाने में अमेरिका कामयाब नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पाया है। देखिए विशाल भाई, मैं आपको यहाँ दो चीज़ें बताता हूँ। एक कि कश्मीर में कई सारे एरियाज़ में जो शिया डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, करगिल में, यहाँ मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो शिया डोमिनेटेड एरियाज में, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ शिया लोग ही उस एहतजाज में शामिल हुए, बाकी तबकों के लोग, सुन्नी तबके के लोग भी उस एहतजाज में शामिल हुए। जो ईरान के खिलाफ ऐसा लग रहा था कि शायद हमला हो जाए, उसके खिलाफ जो एहतजाज आ रहे थे, ईरान के हक में, अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ जो एहतजाज, ये तो हमने उन दिनों भी देख लिया था जब इसराइल के खिलाफ 12-13 दिनों की जंग हुई थी। तो ईरान के हक में बड़े पैमाने पर सुन्नी वाली कोई इख्तिलाफ नहीं, सब लोग एकजुट होकर और कई मुल्कों में कई लेवल पे प्रोटेस्ट हुए थे। बिल्कुल। और इसके अलावा जो गजा की जो जंग हुई, गजा की जो 2-3 साल से खास तौर पे जो हालात, उसके हवाले से दुनिया भर में जिस तरह से एहतजाज हुआ, जिस तरह से लोग सपोर्ट में आ गए, मास रैलियां निकालेगी, लाखों हजारों लोग आ गए सड़कों पे, तो उससे भी एक जो है ऑलरेडी उनके खिलाफ एक इसराइल और अमेरिका के खिलाफ एक ओपिनियन, एक लहर बन गई है। तो ये अगर वो कर देते हैं तो मुझे लगता है तो फिर बिल्कुल ही एकदम से वो अलग थलग हो जाएंगे। और एक और अहम बात ये भी मुझे लगता है शौकत की, देखिए सीधे तौर पर देखा जाए तो इसराइल और ईरान में तो जंग भड़क गई थी, उसमें अमेरिका ने वो न्यूक्लियर प्लांट का बहाना बना करके और न्यूक्लियर अफजूदगी का बहाना बना के अमेरिका ने B-2 बॉम्बर गिरा दिया, और ख़ुद ट्रंप का ये बयान था कि हमने वो ख़त्म कर दिया है। तो भाई अब आप ख़त्म कर चुके, तो अब क्यों आप जंग लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल। कोई एक बड़ा जो बड़ा रीज़न नहीं है। देखिए, किसी भी कंट्री में अगर हुकूमत के खिलाफ लोगों की नाराज़गी हो, लोगों को हक है एहतजाज करने का, अपनी हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने का, अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज करने का, अपने हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने का, सड़कों पर आने का, तो ये मुझे लगता है कि किसी भी कंट्री का इंटरनल इशू है। ये ऐसा इशू नहीं है कि इस पर दूसरी कंट्री आके उस पर हमला कर ले। बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात करते हैं थोड़ी शौकत, कश्मीर में एक बार फिर से जो पाक स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है वो कहीं ना कहीं अक्सर ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं और कई मौके पर साबित भी हुए हैं। फिर से एक बार हम देख रहे हैं कि आतंकी कुछ सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आ रहे हैं। किश्तवाड़ में भी इनकाउंटर भी चल रहा है। इसी बीच खबर यह है कि CM उमर अब्दुल्ला भी जो है उन्होंने मुलाकात की अमित शाह से। तो इन सब चीज़ों को देख के क्या लग रहा है कि ये अभी कोई ख़ास ऐसा मौका है, कोई ख़ास ऐसा सीज़न, जो कि यौम जमहूरिया की तकारीब भी सामने आ रही हैं, तो ये क्यों है? जी, जैसे यौम जमहूरिया का आपने बोला, तो उस हवाले से पहले सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू में भी, कश्मीर में भी, नेशनल हाईवे पे, बॉर्डर एरियाज़ पे खास तौर पे निगरानी रखी जा रही है, तो वो तो एक सिलसिला ही है। दूसरी चीज़, जो जम्मू रीजन है, कठवा है, सांबा है, किश्तवाड़, डोडा है, इस रीजन में कुछ सरगर्मी
कुछ सालों से थोड़ा बढ़ गई हैं, तो इस एतबार से वहाँ ज़्यादा बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस का फौज का सर्च ऑपरेशन चल रहा था। अभी आपने देखा 2 दिन पहले कठवा में भी फायरिंग हुई थी, आज यहाँ पे भी कश्तवाड़ में भी इनकाउंटर चल रहा है। तो मुझे लगता है ये कि सिलसिला है जो काफ़ी टाइम से जम्मू रीजन में खास तौर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तवज्जो है उसके उसके नतीजे में अब थोड़ी सी कामयाबी मिल रही है। लेकिन ये कि उन्हें बेफिटिंग रिप्लाई मिल रही है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं मौसम का, चूँकि जम्मू कश्मीर इस वक्त खास तौर से मौसम के एतबार से चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, जैसे आप अभी बता रहे थे कि उमर अब्दुल्ला आज अच्छा, हाँ, एक बड़ी खबर है ये भी, बिल्कुल, क्योंकि कई सारी चीज़ें कश्मीर में जम्मू कश्मीर में हुई हैं रिसेंट डेज में, यूनिवर्सिटी को लेके, जम्मू स्टेटहुड को लेके, उसके अलावा खासतौर पे असेंबली का सेशन आने वाला है, बजट सेशन आने वाला है। तो मुझे लगता है इन सब के तनाजुर में जो उमर अब्दुल्ला आज अमित शाह होम मिनिस्टर से मिले हैं, मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और कई इश्यूज़ भी हैं, जैसे स्टूडेंट्स का भी इश्यूज़ है, ट्रेडर्स के भी कई सारे मसाइल हैं, रेगुलराइजेशन का मसला है, डेली वेजर्स का, रिजर्वेशन पॉलिसी है, फिर बजट आने वाला है, बजट की पे खास तवक्को है। तो मुझे लगता है उस एतबार से ये मीटिंग जो आज होम मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर की हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि आखिर में थोड़ा सा हम मौसम के बारे में बात करें, क्योंकि मौसम में ऐसा माना जा रहा था कि उम्मीद के मुताबिक बर्फबारी नहीं हुई है और वक्त पर नहीं हुई है, डिले लगातार हो रहा है। तो अभी क्या सिचुएशन है, बर्फबारी अगर हो रही है तो कहाँ कहाँ हो रही है और क्या वाफिर मकदार में हो रही है, शौकत से बता दें हमारे नाज़रीन। बर्फबारी अभी नहीं हुई है, लेकिन एक खुशखबरी है कि अभी मैं सुन रहा था महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है कि 22 से 24 के बीच जम्मू कश्मीर के खासकर वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में हल्की से बर्फबारी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि अब बर्फबारी हो जाए, अच्छी बारिश हो जाए, बर्फबारी हो जाए, ताकि कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर रियासत को जो मसले दरपेश है खुश्क मौसम की वजह से वो दूर हो जाए। लेकिन अभी तक तो लेकिन उस लिहाज से उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से यूजुअली इस मौसम में होती है बर्फबारी। तो चलिए उम्मीद करना चाहिए कि मौसम जो डिपार्टमेंट है मौसमियात शोबे मौसमियात उसने जो पेशगोई की है उसके ऐन मुताबिक वो चीज़ें हों और खुशखबरी आए। तो इन सब हालात पे बातचीत हम कर रहे थे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का ख़ास शुमारा, इसका नाम है खबर की तह तक। आपकी शुमारा कैसा लगा, आप अपने तासुरात, अपने रिमार्क्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमें दें इजाज़त अगले वीडियो तक के लिए।